विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई इस समय सुचारू रूप से चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आशा है कि आप सभी मनोयोग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष खंड काव्य लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका खंड काव्य है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य किस किस जिले में पढ़ाया जाता है, पहले तो आप ये समझिए कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर और मैनपुरी, इन 6 जिलों में मातृभूमि के लिए खंड काव्य पढ़ाया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य जो है वह जनपद मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर और मैनपुरी के लिए निर्धारित है। तो जो बच्चे इस जिले से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए यह खंड काव्य है। अब मैं बात करता हूं मातृभूमि के लिए खंड काव्य की। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, और यह खंड काव्य जो है 3 सर्गों में विभाजित है, जिसका पहला सर्ग है संकल्प, दूसरा सर्ग है संघर्ष और तीसरा सर्ग है बलिदान। इस तीनों सर्गों का कथानक मैं आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, उसके बाद हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कि पहला जो सर्ग संकल्प है, इसमें देश की स्वाधीनता से पूर्व का वर्णन है। देश की स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेजों का साम्राज्य था और अंग्रेजों के साम्राज्य से भारतीय जनता करा रही थी और उनसे मुक्ति चाहती थी, और उसी मुक्ति के लिए जनता संघर्ष छेड़ देती है, जिसमें कि आपके गांधी जी असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसमें जनता बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेती है। और इसी कड़ी में विदेश में बैठे बैठे मिस्टर रॉलेट ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1919 को एक विशाल जनसभा का आयोजन होता है, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी सम्मिलित थे। तभी अचानक जनरल डायर वहां आता है और अपने 50 साथियों को लेकर के निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा देता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु का समाचार जब चंद्रशेखर आजाद को मिलता है तो वो बड़े दुखी होते हैं। उस समय वो विद्या अध्ययन के लिए काशी में अध्ययनरत रहते हैं। मातृभूमि की भावना उनके दिल में भरी हुई थी पहले से ही, और उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। तो ये है आपका पहला सर्ग संकल्प। मैं केवल संक्षेप में आपको बता रहा हूं, अभी मैं विस्तृत बताऊंगा। संघर्ष में चंद्रशेखर के साथी और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से मुठभेड़ लेने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, जिसमें काकोरी कांड में योजना बना करके ट्रेन लूटा जाता है, पैसे खजाने लूटे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे साथी पकड़े जाते हैं और कुछ को उसमें फांसी होती है, कुछ को आजीवन जेल की सजा हो जाती है। उसी में साइमन कमीशन इस झगड़े के निपटारे के लिए भारत आता है। इस साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और उनको मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के समाचार से पूरे देश में शोक व्याप्त हो जाता है, और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए
स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है, जिसमें सैंडर्स मारा जाता है और खाली असेंबली में यानी संसद में खाली बेंचों पर अपने विरोध जताने के लिए बम फेंका जाता है, जिसमें भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें फांसी हो जाती है। इस तरह से दूसरे सर्ग के कथानक में बहुत सारे साथी चंद्रशेखर आजाद के या तो जेल में बंद होते हैं या फिर उन्हें फांसी दे दी गई होती है। तीसरा सर्ग है आपका बलिदान। चंद्रशेखर आजाद को अब पूरा दायित्व तो उन्हीं के कंधों पर था देश को आजाद कराने का। तो चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी जिनका नाम रुद्र था, उनके साथ बैठ करके इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे थे, तभी किसी ने मुखबिरी कर दी और उस मुखबिर के चलते वहां पर अंग्रेजी पुलिस आ जाती है और पूरे अल्फ्रेड पार्क को घेर लेती है। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को वहां से विदा कर देते हैं और अकेले ही अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ लेते हैं। बहुत सारे अंग्रेजी पुलिस को मार गिराते हैं, लेकिन अंत में जब एक गोली शेष रह जाती है तो अंग्रेजी पुलिस के हत्थे चढ़ने से अच्छा खुद को मरना बेहतर समझते हैं और अपनी ही गोली से मार करके बलिदानी हो जाते हैं। तो ये रहा तीनों सर्गों का आपके समक्ष संक्षेप में कथन। अब हम आपको तीनों सर्गों को विस्तृत तौर से आपको समझाते हुए बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न इसी तरह से आता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर इसके प्रथम सर्ग संकल्प या द्वितीय सर्ग संघर्ष या तृतीय सर्ग बलिदान का कथानक संक्षेप में लिखिए, या तीनों में से किसी एक का कथानक संक्षेप में लिखने को आएगा तो आप लिख देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखित मातृभूमि के लिए खंड काव्य को। अब आप इस प्रश्न के उत्तर में कैसे लिखेंगे, आपको लिखना कैसे है कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य देश की स्वाधीनता और गौरव के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाला वीर रस प्रधान खंड काव्य है। यानी डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य जो है वह देश की स्वाधीनता, देश को स्वतंत्र कराने और उसकी गौरव के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला वीर रस प्रधान खंड काव्य है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन की गौरव गाथा वर्णित है। इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 3 सर्गों में विभक्त है। यानी इसमें चंद्रशेखर आजाद के जीवन की गौरव गाथा वर्णित है और मातृभूमि के लिए खंड काव्य का जो कथानक है, जो पूरी कहानी है, जो पूरी थीम है, वह 3 सर्गों में विभाजित है। कौन कौन से में कि पहला जो है यानी प्रथम सर्ग संकल्प है और द्वितीय सर्ग संघर्ष है और तृतीय सर्ग बलिदान है। ये 3 सर्ग हैं। इन्हीं तीनों सर्गों पर आपको चर्चा करनी है। आपसे पूछता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर किसी एक सर्ग, चाहे संकल्प को पूछ ले, चाहे संघर्ष को, चाहे बलिदान को, चाहे तीनों को संक्षेप में पूछ ले, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य देश की स्वाधीनता और गौरव के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाला वीर रस प्रधान खंड काव्य है। यह वीर रस प्रधान है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की गौरव गाथा वर्णित है। यानी इस खंड काव्य में चंद्रशेखर आजाद के जीवन
की कथा वर्णित है। इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 3 सर्गों में विभाजित है। इस खंड काव्य का जो कथानक है, जो कहानी है, वह 3 सर्गों में विभाजित है। पहला सर्ग है इसका संकल्प, दूसरा सर्ग है संघर्ष और तीसरा सर्ग है बलिदान। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य 3 सर्गों में विभाजित है, संकल्प, संघर्ष और बलिदान। और इसमें चंद्रशेखर आजाद के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम सर्ग संकल्प का कथानक इस प्रकार है कि स्वाधीनता से पूर्व इस पावन पुनीत धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के अत्याचार, अन्याय और शोषण से त्रस्त भारतीय जनता कराह रही थी। फलतः भारतीय जनता अपनी जन्मभूमि की रक्षा व अपनी आजादी के लिए स्वयं ही संघर्ष छेड़ देती है। इस दुखमय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और जनता को सहयोग के लिए प्रेरित किया। प्रतिरोध स्वरूप ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के विरुद्ध दमन चक्र चलाया। ऐसी विकट परिस्थिति के बीच मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। प्रथम सर्ग संकल्प है। स्वाधीनता से पहले इस पावन पुनीत भारतीय धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। अंग्रेजों के अत्याचार से, उनके शोषण से भारतीय जनता बिल्कुल परेशान थी, त्रस्त थी, करा रही थी और इतना परेशान हो गई कि स्वयं ही संघर्ष छेड़ देती है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में महात्मा गांधी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उस समय असहयोग आंदोलन चलाया और जनता को उससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने कार्यालय छोड़ करके, विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज छोड़ करके उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। और इस स्थिति को देख करके ब्रिटिश शासन घबरा गई और उन्होंने दमन चक्र चलाया। उन्होंने एक एक्ट लगा दिया, रौलट एक्ट, जिसके तहत बिना बताए किसी को भी किसी भी समय गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी से कोई सलाह नहीं ली। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रथम सर्ग संकल्प है। स्वाधीनता से पूर्व इस पावन पुनीत धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के अत्याचार, अन्याय और शोषण से भारतीय जनता त्रस्त थी। फलतः भारतीय जनता अपनी जन्मभूमि की रक्षा व अपनी आजादी के लिए स्वयं ही संघर्ष छेड़ देती है। इस दुखमय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कि भारतीय जनता ने खूब चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था। जनता को सहयोग के लिए उन्होंने प्रेरित किया था और जनता खूब उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा ली थी। इसके प्रतिरोध में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के विरुद्ध दमन चक्र चलाया, एक रौलट एक्ट पारित कर दिया, जिसके तहत कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी विकट परिस्थिति के बीच ही मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। उसी समय
मध्य प्रदेश में भावरा नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार के घर चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। कुछ बड़ा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद को विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी काशी भेज दिया जाता है, जहां पर अंग्रेजों के अत्याचारों को सुन करके उनका हृदय बहुत व्याकुल हो उठता था। और इसी समय लंदन में बैठे बैठे मिस्टर रॉलट ने रॉलट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना अपराध बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। कुछ बड़ा होने पर चंद्रशेखर आजाद को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया जाता है। वहां आजाद का हृदय अंग्रेजों के अत्याचारों को सुनकर व्याकुल हो उठता था। उसी समय लंदन में बैठे बैठे मिस्टर रॉलट ने भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलट एक्ट यानी 19 मार्च 1919 को यह पारित कर डाला। रॉलट एक्ट बना डाला। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना अपराध बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट का सीधा अर्थ था कि राष्ट्रभक्तों पर राजद्रोह का अभियोग लगा करके उन्हें दंडित करना। कुछ बड़ा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद को विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी काशी भेज दिया जाता है, जहां पर अंग्रेजों के अत्याचारों को जब वो अखबार में पढ़ते हैं तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता है, बहुत बेचैन हो उठता है। इसी समय लंदन में बैठे बैठे मिस्टर रॉलट एक्ट ने भारतीय जनता को दबाने के लिए, उनके साहस को दबाने के लिए वहां से बैठे बैठे रॉलट एक्ट नामक एक एक्ट पारित कर देता है, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना कारण बताए बिना अपराध बताए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। उनका सीधा फंडा था कि जो हमारे राष्ट्रभक्त थे उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में फंसा करके दंडित करने का था। 15 वर्ष के इस बालक को भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर से उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम आजाद बताता है। पिता का नाम पूछने पर स्वाधीन बताता है और पता पूछने पर जेल खाना बताता है। इस प्रश्नों के जवाब को सुनकर के मजिस्ट्रेट भौचक्का रह जाता है और चंद्रशेखर को 16 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। 16 कोड़े खाने के बाद भी चंद्रशेखर भारत माता की जय बोलता रहता है और उसी दिन से चंद्रशेखर का नाम आजाद हो जाता है। 15 वर्ष के इस बालक को भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उत्तर मिला कि आजाद। पिता का नाम पूछा तो उत्तर मिला स्वाधीन और निवास स्थान पूछा गया तो उत्तर मिला जेल खाना। चंद्रशेखर के इस साहस को देख करके मजिस्ट्रेट भौचक्का रह गया और उसने चंद्रशेखर को 16 कोड़े मारने की सजा सुनाई। बालक बेतों की मार खाकर भी भारत माता की जय बोलता रहा। उसी दिन से चंद्रशेखर का नाम आजाद हो गया।
एक बार फिर से देख लीजिए कि 15 वर्ष के इस बालक को भारतीय जनता यानी भारत के लोगों को उकसाने के जुर्म में, अंग्रेजों के खिलाफ उकसाने के जुर्म में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश किया जाता है। जब जज चंद्रशेखर से नाम पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर बोलता है कि मेरा नाम आजाद है। उसके बाद पिता का नाम पूछा जाता है तो उत्तर में जवाब देता है चंद्रशेखर कि मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। जब उससे उसका निवास स्थान पूछा जाता है तो चंद्रशेखर अपना निवास स्थान जेल खाना बताता है। चंद्रशेखर के इस साहस को देख करके मजिस्ट्रेट क्या होता है, भौचक्का रह जाता है। भौचक्का रहना का मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। उस बालक के साहस को देख करके वह हक्का बक्का हो जाता है, सगबगा सा जाता है और चंद्रशेखर को 16 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। लेकिन बालक चंद्रशेखर कोड़े खाकर भी भारत माता की जय बोलता रहता है और उसी दिन से चंद्रशेखर का नाम आजाद हो गया। तो ये रहा आप लोगों का प्रथम सर्ग संकल्प का कथानक, जो कि मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब द्वितीय सर्ग संघर्ष का कथानक मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। द्वितीय सर्ग संघर्ष। द्वितीय सर्ग का कथानक इस प्रकार है कि द्वितीय सर्ग के कथानक में आजाद और उनके क्रांतिकारी संगठन के कार्यों का वर्णन है। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने साथियों और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला भड़का दी। आजाद और उनके क्रांतिकारी संगठन सशस्त्र क्रांति के लिए धन प्राप्त करने की योजना बनाई। धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया, लेकिन इस कांड के दौरान अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल तथा सचिंद्रनाथ बख्शी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हुई और सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास का दंड मिला। तो द्वितीय सर्ग का कथानक संघर्ष, द्वितीय सर्ग संघर्ष का कथानक इस प्रकार है कि द्वितीय सर्ग के कथानक में चंद्रशेखर आजाद और उनके क्रांतिकारी संगठन के कार्यों का वर्णन है। संगठन सशस्त्र क्रांति यानी अब अस्त्र शस्त्र से लड़ने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट लिया। सरकारी खजाना जा रहा था। यहीं सहारनपुर से मुरादाबाद के बीच में एक स्थान पड़ता है काकोरी, और वहीं पर आजाद के बहुत सारे साथियों ने मिलकर के सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह तथा सचिंद्रनाथ बख्शी वहीं पर पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और अशफाक उल्लाह तथा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो जाती है और सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास का दंड मिलता है। सन 1928 ईस्वी में भारतीय झगड़े का निपटारा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। भारत में साइमन कमीशन का भारत से साइमन कमीशन वापस जाओ, यह कहते हुए उसका विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन गो बैक यानी भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए इसका विरोध किया।
इसी विरोध में अंग्रेजी पुलिस ने भारतीयों पर लाठियों से प्रहार शुरू कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का समाचार पाते ही पूरे भारत में शोक व्याप्त हो जाता है और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में तत्काल क्रांतिकारी संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और वहीं पर लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है तथा असेंबली में, संसद में बम फेंकने की योजना बनाई जाती है। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन झगड़े की जांच हेतु भारत आया, लेकिन भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए इसका विरोध किया गया, जिससे उन पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में तुरंत क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लाला लाजपत राय के हत्यारों को मारने की योजना बनाई गई तथा संसद में बम फेंकने की योजना बनाई गई। 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल पास होता है, यानी जनता रक्षा बिल पास होने के विरोध में असेंबली में, संसद में खाली बेंचों पर बम फेंक करके विरोध जताया जाता है, जिसमें कि बम फेंकने के जुर्म में सरदार भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है और उसमें सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है। यानी सैंडर्स के जुर्म में सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है और भारतीय असेंबली में, यानी संसद में बम फेंकने के जुर्म में सरदार भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से कि 31 मार्च को, जिसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है, फांसी दे दी जाती है तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा होती है। अब चूंकि चंद्रशेखर आजाद के जितने साथी थे, या तो वो जेल में बंद हो गए थे या उन्हें फांसी दे दी गई थी, तो इस तरह से अब स्वतंत्रता का सारा दायित्व आजाद के कंधों पर आ गया था। एक बार देख लीजिए, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल यानी जनता रक्षा बिल पास होने के विरोध में संसद में खाली बेंचों पर बम फेंका गया तथा लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है। स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि सैंडर्स मारा जाता है बम फेंकने के आरोप में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया तथा सैंडर्स की हत्या के जुर्म में सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा हुई तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अब स्वतंत्रता का सारा दायित्व
आजाद के कंधों पर आ गया। तो इस तरह से 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में खाली संसद में खाली बेंचों पर बम फेंका जाता है, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है, जिसमें सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है। और इन तीनों में से भगत सिंह को, सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के जुर्म में, सुखदेव को फांसी की सजा होती है और खाली बेंचों पर बम फेंकने की जुर्म में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा हो जाती है तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा होती है। अब संपूर्ण दायित्व आजादी का चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर आ जाता है। तो ये रहा आपका द्वितीय सर्ग संघर्ष का पूरा कथानक। अब तीसरा और आखिरी सर्ग है बलिदान। बलिदान सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के अंतिम संघर्षमय जीवन का वर्णन है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के अधिकतर साथी या तो फांसी पर लटक गए थे या वो जेल में बंद हो गए थे। एक दिन की बात है, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, के अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके अपने साथियों के साथ किसी साथी का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह साथी नहीं आता तो चंद्रशेखर आजाद को उस पर शक होता है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। तभी अचानक वहां पर अंग्रेजी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को वहां से निकल जाने को कहता है और अकेले ही वहां पर अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ ले लेते हैं, जिसमें कि अंग्रेजों के बहुत सारे सिपाहियों को वो अकेले ही मार गिराते हैं। जब आखिरी गोली शेष बचती है तो अंग्रेजों के हत्थे चढ़ने से अच्छा वो खुद मर जाना बेहतर समझते हैं और आखिरी गोली अपनी कनपटी पर मार करके शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से तीसरे सर्ग का कथानक, तीसरा सर्ग जो बलिदान है उसका कथानक कुछ इस प्रकार है कि तृतीय सर्ग के कथानक में चंद्रशेखर आजाद के अंतिम संघर्षमय जीवन की गौरव गाथा वर्णित है, क्योंकि आजाद के प्रमुख साथी या तो फांसी पर लटक चुके थे या जेल में बंद थे। क्योंकि फांसी पर लटक चुके थे या जेल में बंद थे तो अब आजाद अकेले ही बचे थे। चंद्रशेखर आजाद प्रयाग इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्रों के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शायद वे अपने मित्रों के साथ किसी का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं आया तो उन्हें शक हुआ कि उनके साथ गद्दारी हुई है। तभी वहां अचानक अंग्रेजी पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची। उनका शक सही निकला। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने उसी क्षण मित्रों को वहां से चले जाने को कहा और अकेले ही पुलिस का सामना करने लगे। उन्होंने पुलिस के अनेक जवानों को मार गिराया। जब केवल एक गोली शेष रह गई तो वे अंग्रेजी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से अच्छा मर जाना बेहतर समझा और अंतिम गोली अपनी कनपटी पर दाग करके स्वयं बलिदानी हो गए। जब उनका मित्र काफी देर इंतजार करने के बाद नहीं आया तो उन्हें शक होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि वह मित्र हमारे साथ गद्दारी कर गया हो।
तभी अचानक वहां पर अंग्रेजी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद अपने मित्रों को उसी क्षण चले जाने को कहते हैं और अकेले ही अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ ले लेते हैं। अंग्रेजी पुलिस को बहुत सारों को वो मार गिराते हैं। जब आखिरी गोली शेष रह जाती है तो अंग्रेजी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर मर जाना समझते हैं और तभी वहीं पर वो अंतिम गोली अपनी कनपटी पर दाग करके यह भारत माता का वीर सपूत सदा सदा के लिए बलिदानी हो जाता है। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अपने इस महान नायक को खोकर जनता की आंखें नम थी। आज भी साधारण जन आजाद के नाम को बड़ी श्रद्धा से याद करता है और उनके शौर्य की गाथा कुछ इस प्रकार गाता है कि मरने पर भी डर रहा जनरल बनकर क्षुद्र, वंदनीय तुम राष्ट्र के साहस शौर्य समुद्र, गाकर तेरा चरित यह मिटता हर्ष विषाद, राष्ट्र प्रेम जगता प्रबल शौर्य मूर्ति आजाद। जब उनकी मृत्यु का समाचार सभी सुनते हैं तो पूरे राष्ट्र में शोक की लहर दौड़ जाती है और आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं और उनके शौर्य पराक्रम की गाथा कुछ इस प्रकार से गाते हैं कि मरने पर भी डर रहा जनरल बनकर क्षुद्र, वंदनीय तुम राष्ट्र के साहस शौर्य समुद्र, गाकर तेरा चरित्य मिटता हर्ष विषाद, राष्ट्र प्रेम जगता प्रबल शौर्य मूर्ति आजाद। तो तीसरे सर्ग में जो तीसरा सर्ग है वह बलिदान है और तीसरे सर्ग बलिदान में चंद्रशेखर आजाद के अंतिम संघर्षमय जीवन की गौरव गाथा वर्णित है। इस तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तीनों सर्गों का कथानक संक्षेप में बताया और विस्तृत में लिख करके बताया। आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यह 3 नंबर का प्रश्न है, निश्चित आता है। अगला प्रश्न चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लेकर के खंड काव्य के अंतर्गत ही वह भी आता है। तो अगला जो प्रश्न है वह चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण रहेगा। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसा आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो हमारी चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण पर रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी में पूरी रूप से जुटे होंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी को है और 24 फरवरी को आप सभी लोगों का पहला पेपर हिंदी का है। तो आशा है कि इस समय आप लोग अपनी तैयारी मनोयोग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने पहली वीडियो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके तीनों सर्गों संकल्प, संघर्ष और बलिदान पर आपको विस्तृत चर्चा किया। आज मैं आप लोगों के समक्ष चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मातृभूमि के लिए खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ एक वीर रस प्रधान खंड काव्य है और संपूर्ण कथानक चंद्रशेखर आजाद के चरित्र पर ही आधारित है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक चंद्रशेखर आजाद ही हैं। तो आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वही बिंदु उनके चरित्र चित्रण की विशेषता होगी। तो पहला था कि प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही प्रभावशाली था। उनके एक आह्वान पर
नवयुवक जान देने के लिए तैयार रहते थे। महान क्रांतिकारी, देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने बिल्कुल सर पे कफन बांध लिया था जब ये बनारस में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जब इन्होंने अखबार में पढ़ी तो इनका लहू उबाल उबाल मार गया और इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके क्रांति की तरफ रुख कर लिया और देश को आजाद कराने का संकल्प धारण कर लिया। उसके बाद साहसी एवं निर्भीक चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही साहसी एवं निर्भीक थे। जब इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा नवयुवकों को भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पूछने पर इन्होंने अपना नाम बड़ी निर्भीकता से आजाद बताया और पिता का नाम स्वाधीन बताया तथा अपना पता जेल खाना बताया। 16 कोड़ों की सजा जब इन्हें दी जाती है तब भी ये बड़ी निर्भीकता पूर्वक उस सजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और हंसते हुए बाहर आते हैं। तो इस तरह से उनके साहसी और निर्भीक होने का परिचय मिलता है। अगला है महान देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद महान देशभक्त थे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है तो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अकेले ही पुलिस से मुठभेड़ लेते हैं, बहुत सारे सिपाहियों को मार गिराते हैं और अंत में खुद अपनी गोली से शहीद होते हैं। उसके बाद है त्यागी एवं बलिदानी। चंद्रशेखर आजाद अपना संपूर्ण त्याग करके देश को आजाद कराने के रास्ते पर चल पड़ते हैं और अंत में बलिदानी हो जाते हैं। उसके बाद संगठन की अद्भुत शक्ति। चंद्रशेखर आजाद में संगठन की एक बहुत अद्भुत शक्ति थी। वो नवयुवकों को प्रेरित करते थे और नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उनके एक आह्वान पर संगठन कार्य करने को तैयार होता था। आर्मी रिपब्लिकन पार्टी की उन्होंने जो गठन किया था उसका सारा कार्यभार इन्हीं के कंधों पर था। उसके बाद वीर एवं साहसी। चंद्रशेखर आजाद वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व के थे। अपने स्वाभिमान से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और अपनी वीरता का परिचय हर समय वो देते रहे। तो ये रहा संक्षेप में चंद्रशेखर आजाद के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम इसके आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंडकाव्य अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को केंद्र में रखकर लिखा गया है। वह इस खंड काव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की अनुकरणीय प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रस्तुत खंड काव्य जो है वह डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित है और यह चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। चंद्रशेखर आजाद ही मातृभूमि के लिए खंड काव्य का नायक है। उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहली जो विशेषता है वह है प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली था। लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि वह राष्ट्र भक्त अति बांका था, यानी बहुत सुंदर था। ऐसा कह करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर किया है लेखक ने। ऐसा कह करके उनके शारीरिक सौंदर्य की छवि को प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक रूप से भी उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनके एक आह्वान पर हजारों युवक स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं में पहली विशेषता है वह है प्रभावशाली व्यक्तित्व। चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था
वह बहुत ही प्रभावशाली था। वह देखने में भी बहुत सुंदर थे। स्वयं लेखक ने कहा है कि वह राष्ट्र भक्त अति बांका था, यानी बहुत रूप रंग में बहुत सुंदर था और प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसके एक आवाहन पर, एक आवाज पर हजारों नवयुवक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से प्रभावशाली व्यक्तित्व में उनका जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही प्रभावित था, लोगों को प्रभावित करने वाला था। उनके चरित्र की दूसरी जो विशेषता है वह है महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने उनके भीतर सोए हुए क्रांतिकारी को जगा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह काशी में विद्या अध्ययन बीच में ही छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 अप्रैल सन 1919 में जनरल डायर द्वारा जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी जाती हैं, तो इसका समाचार चंद्रशेखर आजाद जब अखबार में पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक क्रांतिकारी का जो छिपा हुआ रूप था वह जाग जाता है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके वो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उनके चरित्र की तीसरी विशेषताएं हैं साहसी एवं निर्भीक। साहसी एवं निर्भीक। चंद्रशेखर आजाद के साहस की तुलना अन्य किसी वीर से करना बेईमानी होगी। 15 वर्ष की उम्र में मिली 16 बेतों की सजा को भी उन्होंने हंसते हंसते झेला था। मजिस्ट्रेट द्वारा नाम पूछने पर अपना नाम आजाद बताया और पिता का नाम स्वाधीन बताया तथा अपना पता जेल खाना बताया। इस तरह से उनके साहस से अंग्रेजी सरकार भी सदैव आतंकित रहती थी। ऐसा कह करके उन्होंने अपने साहसी एवं निर्भीक होने का परिचय दिया था। चंद्रशेखर आजाद को भारतीय नवयुवकों को भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उनसे नाम पूछता है तो वो अपना नाम आजाद बताते हैं। पिता का नाम पूछने पर पिता का नाम स्वाधीन बताते हैं और पता पूछने पर अपना पता जेल खाना बताते हैं। तो इस तरह से इनके इस व्यवहार से कुपित होकर ही मजिस्ट्रेट ने इन्हें 16 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हंसते हंसते यह 15 वर्षीय बालक 16 कोड़ों की सजा सह लेता है और इस सजा को काट करके चंद्रशेखर आजाद बाहर आ जाते हैं। इस तरह से उनके साहसी एवं निर्भीक होने का भी परिचय मिलता है कि जननी का एक लाल जिसमें सागर सी बाणी जिसकी थी, सुनकर जिसका उग्र रोष सरकार ब्रितानी कांपती थी। जननी का एक लाल इसमें सागर सी वाणी जिसकी थी, सुनकर जिसका उग्र रोष सरकार ब्रितानी कांपती थी। यह पंक्ति चंद्रशेखर आजाद के साहसी एवं निर्भीक होने का परिचय देता है कि उनके नाम से ही अंग्रेजी सरकार कांप जाती थी। तो इस तरह से उनके साहसी एवं निर्भीक होने का भी परिचय मिलता है। अगला पॉइंट है महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी। चंद्रशेखर आजाद में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वह अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह रखते थे और इसे स्वतंत्र कराने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।
आजाद जीवन पर्यंत मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। उनका कथन था, चंद्रशेखर आजाद का कथन था कि उनके हित कमर कसूंगा मैं, अंग्रेजों पर बरसूंगा मैं, करके स्वतंत्र भारत मां को जननी की गोद बसूंगा मैं। एक बार फिर से देख लीजिए, महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वह अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह रखते थे और इसे स्वतंत्र कराने के लिए ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। आजाद जीवन पर्यंत मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। चंद्रशेखर आजाद का कथन था कि उनके हित कमर कसूंगा मैं, अंग्रेजों पर बरसूंगा मैं, करके स्वतंत्र भारत मां को जननी की गोद बसूंगा मैं। आजाद महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आजाद करने की इच्छा उनके मन में प्रबल थी, बहुत ही बलवती थी। जब चंद्रशेखर आजाद बचपन में ही चले जाते हैं काशी और वहां जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या अध्ययन के दौरान ही उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना मिलती है। उससे पहले भी ये अखबार में अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार को जब पढ़ते थे तो इनका मन विरक्त हो जाता था। ये भारत को आजाद कराने के लिए हमेशा सोचते रहते थे। और एक दिन ऐसा आया कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना उन्होंने पेपर में पढ़ी तो वहीं पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और भारत मां को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस तरह से उनके महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी होने का भी परिचय मिलता है। अगली पॉइंट है त्यागी एवं बलिदानी। आजाद ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था और अंत में मातृभूमि के लिए लड़ते हुए भारत माता का यह वीर सपूत बलिदानी हो गया। चंद्रशेखर आजाद त्यागी एवं बलिदानी थे। अपना सब कुछ छोड़ करके देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो लग गए थे और देश को स्वतंत्र कराते कराते स्वयं ही अल्फ्रेड पार्क में अपनी गोली से शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन की सारी खुशियों का परित्याग कर दिए थे। अगली पॉइंट है संगठन की अद्भुत शक्ति। चंद्रशेखर आजाद में एक नेता के सारे गुण विद्यमान थे। सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य दल की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। इस दल के सारे कार्य उन्हीं की देखरेख में होते थे। चंद्रशेखर आजाद में अद्भुत संगठन की शक्ति थी। चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर जनता कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य दल की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है और इस दल का सारा काम उन्हीं की देखरेख में होता था। वो जैसा निर्णय देते थे यह दल उसी तरह के कार्य करते थे। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद में संगठन की अद्भुत शक्ति थी। एक बार फिर से देखिए त्यागी एवं बलिदानी। चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था और अंत में मातृभूमि के लिए लड़ते हुए भारत माता का यह वीर सपूत सदा के लिए बलिदानी हो जाता है। अगली पॉइंट है संगठन की अद्भुत शक्ति।
चंद्रशेखर आजाद में एक नेता के सारे गुण विद्यमान थे। सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य दल की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वे इस दल के नेता थे और सारे कार्य उन्हीं की देखरेख में होते थे। तो चंद्रशेखर आजाद में एक संगठन की अद्भुत शक्ति थी, त्यागी एवं बलिदानी थे। इस तरह से उनके चरित्र की ये विशेषताएं उनको महान बनाती हैं। अगली पॉइंट है वीर एवं स्वाभिमानी। वीरता का गुण चंद्रशेखर आजाद में बचपन से ही कूट कूट कर भरा था। 16 बेतों की सजा मिलने पर भी उनके मुख से भारत माता की जय के ही नारे निकलते रहे। अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को ही मारकर वीरगति पाई। उनकी वीरता के किस्से सुनकर अंग्रेज सरकार भी उनसे सहमी सहमी रहती थी। कहा जाता है कि जिसके साहस का लोहा अब इतिहास बन गया धरती पर, आजाद वीर ने शेष एक गोलीली तान कनपटी पर। कि जिसके साहस का लोहा अब इतिहास बन गया धरती पर, आजाद वीर ने शेष एक गोलीली तान कनपटी पर। इस प्रकार आजाद के इन गुणों से स्पष्ट होता है कि वह एक महान देशभक्त थे। त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, राष्ट्र प्रेम इत्यादि उनके चरित्र के अनुकरणीय गुण हैं। यानी आजाद वीर एवं साहसी थे। जब मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें 16 बेतों की सजा दी जाती है तो वह हंसते हंसते, जितनी बार उन्हें कोड़े मारे जाते हैं वह जयतु भारतम, भारत माता की जय, ऐसा कह करके 16 कोड़े खा लेते हैं, लेकिन जरा सा भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आती है। इस तरह से वो एक स्वाभिमानी एवं वीर होने का परिचय देते हैं। जब अल्फ्रेड पार्क में उन्हें अंग्रेजी पुलिस द्वारा घेर ली जाती है तो मुठभेड़ के दौरान जब उनके पास एक गोली शेष रह जाती है तो वह स्वयं ही कनपटी पर उस गोली को मार करके भारत माता का यह वीर सपूत सदा सदा के लिए बलिदानी हो जाता है। इस तरह से उनके साहसी, निर्भीक, राष्ट्र प्रेम, शौर्य, साहस, पराक्रम इत्यादि अनुकरणीय गुणों से यह पता चलता है कि आजाद एक महान देशभक्त थे। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों के समक्ष चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। यह प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जाते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण आप सभी बच्चे याद रखेंगे। धन्यवाद।